वो स्लाइड बना है ना, वही चैप्टर वाला, जो चैप्टर सिलेबस बनाने कहे थे। शशिकांत से पूछिए न, तो बोर्ड पे खोल दीजिए। हैं? हैं? नहीं, इसी में अभी ये जोड़ दीजिए और उस जितना देर उस पर डिस्कस करेंगे उसको रिकॉर्डिंग में भी रखिएगा। इसी में स्लाइड है, ऐड कीजिए ना। हैं? शुरू में ही कोई दिक्कत? आप ही की बात कर रहे हैं, 6 to 8 का ही, आप क्यों इतना परेशान हैं? आप ही का बन के तैयार है, बस आपके सामने सिर्फ हम ला रहे हैं ताकि कोनो कन्फ्यूज़न ना रहे, और थोड़ा बहुत भी कमी जहाँ रहेगा हम लोग पूरा उसको अवश्य करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना बज रहा है? 12:21। देखते हैं, आज बचा हुआ सारा चीज़ कोशिश करते हैं ख़त्म ही कर दें कोऑर्डिनेट को, ताकि कल से नया टॉपिक आरंभ हो जाएगा। देखिए, कुछ पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो है जो सर पढ़ाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट सर पढ़ाएंगे, कौशलेंद्र सर, 9th-10th वाले, ठीक है। और बाकी इक्वेशन तक का पार्ट हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। शुरू ही कर दीजिए न, नहीं तो इसी के लास्ट। हाँ, शुरू में ही कर दीजिए। देखिए, अब जहाँ का जो सिलेबस है वो तो उसी हिसाब से न काम होगा। कि अब एक चीज़ हम भी पढ़ा दें फिर सर भी पढ़ा दें तो फिर तो बकवासे हो जाएगा, समय ही बर्बाद हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। है, चुप रहो। जो जिसका स्पेशलिस्ट है वो ना पढ़ाएंगे। हो गया? ठीक। ठीक, कर लेते हैं। देखिए, आप लोग जो भी 6 to 8 वाले हैं, आप सिलेबस की बात कर रहे थे, आपके सामने सिलेबस है आपके 6 to 8 की, इसको ग्रुप में हम डलवा देंगे, आप परेशान मत होइए। ये 6 to 8 की सिलेबस है जो आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं 6 to 8 में 6 का सिलेबस है, अंडरस्टैंडिंग नंबर का है, उसके बाद होल नंबर, फिर संख्याओं का खेल है, इंटीजर है। हालांकि ये नंबर सिस्टम जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये चारों का चारों चीज़ एक ही चीज़ में आ जाता है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के नाम से पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद देखो, ये जो आधारभूत ज्यामितीय जानकारियां हैं, ये जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाई गई है तो इससे रिलेटेड बात आपको वहां बता दिया गया है। ये तीनों चीज, ये दोनों के दोनों आकृति, ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। जो ज्योमेट्री पढ़ाए हैं सर तो आपको वहाँ बताए होंगे, और मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हम 2D त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए, ये जो फ्रैक्शन और डेसिमल है, ये एक टॉपिक होता है दोनों के दोनों। जैसे फ्रैक्शन अगर लिया जाए तो फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बात होगी, कौन 2-3 फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, जो नंबर सिस्टम में आपको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में आपका दोनों अलग अलग टॉपिक है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो ये आपको उसके अंदर बता दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आ गया आंकड़ों का प्रयोग। अब देखिए, ये सब छोटा छोटा है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है नंबर आंकड़ों का, ठीक है। आप कहोगे आंकड़ों का प्रयोग कहने का मतलब एक स्टैटिक्स का वर्जन होता है ना, स्टैटिक्स का इनिशियल पॉइंट। तो ये स्टैटिक्स का इनिशियल पॉइंट ही होता है आंकड़ा समझना, उसके बाद इसी आंकड़ा का एवरेज निकालना, माध्य माध्य का बहुलक जो आप पढ़ते हैं, तो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है उस पॉइंट को यहाँ पे समझना है सिर्फ। और इस पॉइंट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी
मैं प्रयास ये कर रहा, क्या करूंगा आपके लिए वो बता दे दूंगा बाद में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन चीज़ कहाँ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रहेगा। ओके, इसके बाद देखिए ये है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये अभी जैसे ही छठ दिवाली की छुट्टी होगी तो 4 सेक्शन रेशियो प्रपोर्शन में रहता है। एक सेक्शन तो मेरे दोस्त रेशियो प्रपोर्शन खुद ही रहता है, एक सेक्शन इसका मिक्सर एलिगेशन होता है, एक सेक्शन इसका एज होता है, और एक होता है इसका पार्टनरशिप। ठीक है, ये पूरा मिल करके बनता है रेशियो प्रपोर्शन। ये चारों टॉपिक हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। यह है रेशियो प्रपोर्शन। इसके बाद आप देखो ये जो एक एक नियम आप देख रहे हो, टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ाए हैं जो भी यूट्यूब चैनल पे। आप जो भी आपके क्लास में टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क के पहले मैंने आपको ना एक चीज बताया था, डायरेक्टली प्रपोर्शन इन्वर्सली प्रपोर्शन, वही एक एक नियम है। ठीक है, तो वहीं से एक एक नियम, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम उठाना है, उसको सॉल्व कर देना है, आपसे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको कराया जाएगा। आप कैसे कराएंगे, क्या करेंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कौन चीज क्या है। ठीक है, इसके बाद है अलजेब्रा। देखो दोस्त, अलजेब्रा क्लास 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और 10th की। अलजेब्रा अपने आप में अलजेब्रा है, जिसकी शुरुआत हम लोग a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर क्यों होता है वहां से करते हैं। ठीक है, दो अलजेब्रिक फंक्शन को जोड़ना, दो अलजेब्रिक फंक्शन को घटाना, दो को गुना करना, दो अलजेब्रिक फंक्शन को भाग देना। ठीक है, ये सब कला हम लोग यहाँ सीखते हैं। जैसे अब देखो क्लास 6, 7, 8 की बात है, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी बराबर कुछ दे दिया, a इंटू बी दे दिया, a माइनस बी का मान पूछ दिया। यानी कि ओवरऑल a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, यहाँ तक का औकात क्लास 8 को है। ठीक है, हम तो आपको उससे आगे बता दिए हैं, ये बता दिए नहीं मतलब बताएंगे तो बताएंगे। अर्जुन बैच में बताए हैं, एगो 40 क्वेश्चन का सीट लिए थे, फर्स्ट सीट आप देखे होंगे, वहां पर मैंने सीनियर वर्जन आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर भी होगा, आप उसकी एकदम टेंशन मत लो, क्योंकि आपने कहा कि सिलेबस बताइए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए परिमिति और क्षेत्रफल, जितने भी त्रिभुज हैं दोस्त, चाहे वो त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, ये जितने भी ट्रायंगल हैं, जितनी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसे रोम्बस कहते हैं, आयत है रेक्टेंगल जिसे आप वर्ग कहते हैं, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इसके बाद ट्रेपेजियम है, समलंब। ट्रेपेजियम दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं। मजे की बात यह है कि आप सबके एप्लीकेशन में आप सबका कोर्स अवेलेबल है। आज रात आप देखिएगा कि ये जो है टोटल आपको जो दुर्गा पूजा की छुट्टी में हम आपको पढ़ाए थे, इसको सीरियल वाइज एक एक करके आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगा, जो अभी फिलहाल यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, जो हम आपको ये परिमिति और क्षेत्रफल दोनों, अब परिमिति क्षेत्रफल में आता क्या है, पूरा त्रिभुज का पार्ट, पूरा चतुर्भुज का पार्ट, सर्कल का पार्ट, बस इतना औकात है 6 to 8 की। लेकिन आपको पढ़ना है 9, 10th वाला भी, तो वॉल्यूम भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है सममिति, जिसे हम सिमेट्री कहते हैं। अब ये क्या होता है, आपको पता है सिमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो पहली बार रेलवे में 2017 में पूछा गया। पूछा एक पतंग का रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, बच्चा घूम गया। बच्चा घूम गया क्योंकि वो सिमेट्री पढ़ा ही नहीं था, वो बना के नहीं आया। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री आप लोग जो फाउंडेशन में थे तो मैंने पढ़ाया था। तो रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री, ये दोनों चीज आपको यहाँ पढ़ना होता है। अब कहिएगा सिमेट्री होता क्या है, जैसे मान लीजिए अंडा है, अंडा छोड़िए, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, हम क्या कर रहे हैं उसको ना समांतर चतुर्भुज की जैसा एक आकृति ले लिए, अब हम उसको घुमाना शुरू किए। अब घुमाते 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 हम ये देखे कि रास्ता में अपने आप को कभी ओवरलैप करता है क्या। तो आप देखिएगा कि जब समांतर चतुर्भुज को आप घुमा रहे हैं, तो देखिए आपको घुमा के दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए ये है आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। अब इसको हम मूव करवाएंगे, जैसे ही इसको देखिए ऐसे जैसे ऐसे घुमाते 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 जब ऐसे लाएंगे तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा। आपको लगता है कि इसको उठा के इस पर रख देंगे तो ढक लेगा, नहीं ढक पाएगा। अब ये क्या हुआ, ऐसे पकड़े घुमाते घुमाते ऐसे आया,
अब इसको हम फिर ऐसे करेंगे तो घूमते घूमते ये ऐसे हो जाएगा, यानी आपको ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब आप बताओ, क्या उठा के रखेंगे तो ओवरलैप नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब फिर देखो, ऐसे पकड़ा, घुमा के ऐसे किया, फिर घुमा के ऐसे किया, अब फिर घुमा के ऐसे करेंगे, यानी अब फिर से ये हमको एक बार इस तरह से दिखेगा। क्या ये उसको ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। लेकिन अब जैसे ही लास्ट टाइम घुमाएंगे तो देखो हम कैसे पकड़े थे, ऐसे पकड़े, ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाए 180 डिग्री पर, अब ये हो गया 270 डिग्री पर, और जैसे ही ऐसे घुमाएंगे तो एक बार फिर से यहां पर आकर क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। रास्ते में केवल एक बार ओवरलैप किया, इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री की संख्या एक। रास्ते में दो बार करता तो दो होता, तीन बार करता तीन होता, लेकिन रास्ते में एक बार किया तो रोटेशनल सिमेट्री की संख्या, यहां देखिएगा, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री ये हो जाएगा वन। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो वैसी स्थिति में हो जाएगा दो। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री पर दुनिया की कोई भी डायग्राम अपने आप को ओवरलैप कर ही जाती है। इसलिए रोटेशनल सिमेट्री का जो क्रम होता है, ऑर्डर होता है, वो किसी का कभी शून्य नहीं होता है। ऑर्डर कम से कम एक अवश्य होता है। हाँ, संख्या शून्य हो जाती है। जैसे पतंग है, पतंग एक बार भी रास्ते में ओवरलैप नहीं करता है, तो रोटेशनल सिमेट्री की संख्या तो शून्य होगा, लेकिन 360 डिग्री पर अपने आप को एक बार ओवरलैप कर जाती है, इसलिए ऑर्डर एक हो जाता है। तो कुछ डायग्राम फिक्स हैं जो हाईलाइटेड है, जिसके रोटेशनल सिमेट्री की संख्या आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछ दिया तो वहां पर हम लोग बता देंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसका पूरा डिटेल 2 घंटे मुझे पढ़ाने में लगेगा। हम और आपके लिए जो भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, सभी लोग पूरा का पूरा एक एक करके करा देंगे। आपको मैं बता रहा हूं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन में ना रहो। तो ये लास्ट टॉपिक क्या है दोस्त? अब आपके एग्जाम में ये थोड़े आएगा कि 5.6 सीमें का एक रेखा खींचिए और उसको बाइसेक्ट कीजिए। ऑफलाइन एग्जाम थोड़े हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब ये देखिए दोस्त, ये है आपके क्लास 7 का सिलेबस। देखिए फिर से फ्रैक्शन कॉमन है, डेसिमल कॉमन है, आंकड़ों का प्रबंधन वही बात है, स्टैटिक्स का मामला है। फिर देखो यहाँ ज्योमेट्री आकृति की समझ है, और त्रिभुज और उसके गुण हैं, और सर्वांग समता है। देख रहे हैं, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आता है, जो कि आप देखिएगा क्वेश्चन वगैरह जब आपके सामने रखा जाएगा तो आप कहिएगा ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ज्योमेट्री जो आपको पढ़ाया गया है उसमें ये सब आ गया है टोटल। ठीक है, फिर देखिए ये है घातांक और करनी, जो मैंने अब कहा ही है आपको कि नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो घातांक करनी बताऊंगा। ठीक है, पावर सर्ट्स इंडिसेस। इसके बाद देखो फिर वही बात है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। तो हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ाएंगे उसमें पूरा आ जाएगा, क्लास 6 से लेकर 10th नहीं, पूरा कंपटीशन आ जाएगा, सब कुछ। तनियो इधर उधर करवट लेगा एग्जामिनेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको। इसके बाद है ये राशियों की तुलना और सरल समीकरण। अब समीकरण लैंग्वेज बेस्ड होगा या समीकरण दे के सॉल्व करवाएगा, वो मेरे दोस्त कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे पैटर्न के जो आपको सॉल्व करना है। बचपन से याद है समीकरण हम लोग जब सॉल्व करते थे, जैसे एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन दे देता था, थोड़ा पार्ट इधर आरएचएस में, थोड़ा पार्ट एलएचएस में, एक्स वाले को एक तरफ करते थे, एक्स का मान निकालते थे, वही सब समीकरण है, जो कि क्लास 9 10th में आने के बाद थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, जो बन गया वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। और वहां पर समीकरण डायरेक्ट भी दे देता था, 3x + 4y = 5, 7x + 3y = 7, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और नहीं हुआ तो उसको क्या किया, एक इक्वेशन लैंग्वेज में बना दिया। लैंग्वेज बना दिया क्या, कि सुनिए ना, हम घर से बाजार जाने के लिए जब गाड़ी पर बैठते हैं, एक फिक्स किराया है जो कि हमको देना ही देना है, लेकिन उसके बाद जितना हम एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएंगे, प्रति किलोमीटर 8 रुपये हमें लगेगा। ठीक है, 8 रुपये प्रति किलोमीटर लगेगा। तो फिर एक आदमी बक देगा उधर से, जानते हैं हम जहाँ जाना था वहाँ तो गए ही, और 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, तो हमको 960 रुपया लिया। आज जब हम 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए तो हमसे 840 रुपये लिया। बताइए फिक्स किराया क्या था, अब पर किलोमीटर किराया क्या था? ये सब इक्वेशन में ही आता है, समीकरण में। क्या हुआ है, हंसे क्यों?
कल का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। अभी देखिए ये जो रेशनल नंबर आप देख पा रहे हैं, रेशनल नंबर नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, वहीं पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ही इसको करा दिया जाएगा। ओके। ज्यामितीय आकृति की रचना, रचना तो आपसे आना नहीं है, रचना आना नहीं है, रचना एग्जाम में बना नहीं देगा रचना, उतना टाइम है। सॉरी ऑफलाइन थोड़े ना है देखो यहाँ भी क्या है। अच्छा आपका पेपर ऑफलाइन है नहीं, अरे तो ऑब्जेक्टिव ना है, सब्जेक्टिव है, मेरा कहना मतलब वही था, समझिए। अब देखिए सममिति वही चीज फिर आ गया जो अभी अभी भाषण दिया था मैंने, ठीक है। इसके बाद पेरीमीटर और एरिया फिर वही चीज आ गया। आइए देखिए ये है त्रिविमीय आकृतियों का द्विविमीय निरूपण। तो मैडम वो नहीं कर सकते हैं, उसको समझाना होगा। आप सीटेट में पढ़े हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के रोटेशनल सिमेट्री का एंगल क्या होता है? तब आप कहाँ पढ़े हैं? आइए देखिए, हो गए। अब आइए इसकी बात करिए। अब देखो क्लास 8 जो है, देखिए एक सिंपल सी बात, बुरा मत मानिए किसी चीज़ का। हम पर्सनली, मेरा बात तो बुरा मानिएगा ही नहीं, क्योंकि मैं फैक्ट सीधे मुंह पर बोल दूंगा तुरंत, बुरा आपको लग जाएगा 2 मिनट में, लेकिन फिर आपको लगेगा कि नहीं बंदा ठीक बोल रहा था। जरा सोचिए कि जो आदमी बिहार दरोगा का पेपर दे के आया था, फिजिकल भी दे के आया, और फिजिकल दे के आया और ग्राउंड में मिठाई खिला रहा था सबको, और मैं वहाँ पे मौजूद था, वो मुझसे पढ़ा हुआ था, मुझे भी मिठाई खिलाया। मैंने उससे पूछा किस खुशी की मिठाई है? कहा मैं फिजिकल पास कर गया। मैंने कहा तुम्हारा मार्क्स क्या है? उसने कहा 60 के आसपास। बोले जाके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, भ्रम में मत रहो। आप समझते हैं ये अपने आप बहुत बड़ी बात थी। मैंने तुरंत उसको उसी वक्त कह दिया नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, भ्रम में मत रहो। सदमा लगे तो अभी लगे, बाद में ना लगे, समय बच जाएगा। और ऐसे भी गुरु, ऋषि और महात्मा और कवि कटु बोलने के लिए जाने जाते हैं, चापलूसी नहीं। आओ देखो ए, ताली बजा रहा है बक। हाँ लास्ट है क्लास 8, नहीं हुआ, होगा कैसे? हाँ। अरे हम कोई फेक थोड़े दिए थे, जितना सीट था ओकरा ज्यादा 65 नंबर वाला हमसे मिलने आ गया था। जितना सीट था ओकरा से 65 नंबर, ओकरा मतलब उ लड़का से 4 4 नंबर ज्यादा वाला 2213 सीटें था, 2213 या 2217, और ओकरा से ज्यादा लड़का 62 63 64 वाला सब था, तो ओकरा कहाँ से होगा? हम कोनो गलत थोड़े बोल दिए। चलिए देखिए, हाँ माफ करो, इस बार उसका हो जाएगा। मैंने तबे कह दिया था कभी से भिड़ जाओ, ग्राउंड छोड़ना मत। ना ग्राउंड छोड़ा है ना तैयारी छोड़ा है। दुर्भाग्य से उसमें एक लड़की भी शामिल थी, कल मिल गई यहीं पे, ठीक है। तो वो जब मिलती है तो वो दिन उसको याद आता है, तो वो कहती है सर आप मुझे बोल दिए थे। हम उसको फिर कल भी बोले हैं उसको तैयारी जारी रखो, इस बार तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो भाई, बकवास बहुत हो गया, काम करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्लास 8 रेशनल नंबर तो समझ ही रहे हो, कॉमन टॉपिक हो गया। ये देखो एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये तुम्हारा ax + b = 0, यही है तुम्हारा एक चर का रैखिक समीकरण, ठीक है। या देखो ज्यामितीय आकृति की समझ, फिर वही बात है। ज्योमेट्रिकल आकृति क्या है? लाइन है, एंगल है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, सेंटर है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, यही तो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद आइए आंकड़ों का प्रबंधन, फिर वही बात, स्टैटिक्स का वर्जन है ये, ठीक है भाई। आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट ऑफ स्टैटिक्स, जिसे सांख्यिकी कहते हो। ये देखो ये तो, अरे शांत रहिए, क्लास 8 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल से सवाल अवश्य रहेंगे, ठीक है। ज्यामितीय आकृति की रचना, रचना को हटा दीजिए, राशियों की तुलना करना, ठीक है, ये तुलनात्मक बात आपको बताया जाएगा। उसके बाद देखिए ये अलजेब्रा है,
और अलजेब्रा तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में कॉमन है, सॉरी सारे क्लास में कॉमन है। घातांक और करनी आप पीछे भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। घातांक और करनी मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं स्वयं पढ़ाऊंगा मतलब क्या, मैं पढ़ाऊं, सौरभ सर पढ़ाएं, चाहे मैं या सौरभ सर दोनों में से कोई एक ही पढ़ाऊंगा, और कौशलेंद्र सर आपको 9th या उससे ऊपर की बात बताएंगे, ठीक है। ये देखो, सीधा और प्रतिलोम अनुपात याद करो, डायरेक्टली और इनवर्सली, जिसकी हल्की झलक टाइम इन वर्क में तुम देखे हो या फिर देखोगे। ठोस आकारों का चित्रण, चित्रण हमको नहीं करना है। क्षेत्रमिति देखिए, वही मेंसुरेशन है, जिसको 6 और 7 में एरिया परिमाप कहा था, वही यहां पर क्या है, मेंसुरेशन है, वही होता है एरिया परिमाप। 8वीं तक की औकात 3D का नहीं है, 8वीं को औकात है 6, 7, 8 2D है। लेकिन आपको पढ़ना 3D भी है, क्योंकि 10th तक हल्का फल्का 11th को भी टच कर सकता है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, घबराना नहीं है। लेकिन आपकी जो प्रॉपर सिलेबस है उस पर 100% पकड़ बना के रखना है। क्या आप मेरी बात को समझ नहीं पाए और फालतू में बोल दिए? हम क्या बोले, आप समझे मेरी बात को? हम बोले कि सिलेबस में 2D है, लेकिन पढ़ना आपको 3D भी है, क्योंकि 10वीं तक का सवाल आपसे पूछेगा। इसमें हम क्या ही गलत बोल दिए? हम कभी बोले कि आपको नहीं पढ़ना है? मेरी बीबी सुंदर है इसका ये मतलब थोड़े एक दुनिया की बीबी बकलोल है। नहीं, हंसने वाला बात नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि मास्टर बोल क्या रहा है, सब बात को समझिए। हाँ, 1 मिनट, ए रुको। ये है फैक्टर, गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड क्या होता है, 1 मिनट। ये जो आपका फैक्टर है ना, 2 प्रकार का फैक्टर होता है, एक अलजेब्रिक फैक्टर होता है और एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। जैसे देखो 12 है, 12 को विभाजित करने वाली इस दुनिया में कितनी संख्या है? तो 12 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा। आपको पता है सब 12 का फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन x² और +5x और +6 को जब फैक्टराइज करोगे तो x+3 इंटू x+2, आपको पता है ये भी क्या है, ये भी दोनों इसका फैक्टर है। और जब ये दोनों का मिलन होगा तो इसका जन्म होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब आप बताइए कि आपको टेंशन कहाँ है, और अब मैं बताता हूं कि करना क्या है। सुनिए, हम लोगों ने क्या किया, आज ही बहुत देर तक बात हुई थी, हालांकि उतना टाइम रहता नहीं है खाली, फिर भी 5-7 मिनट बात हुई थी, 5-7 मिनट बहुत होता है। हम लोगों ने ये प्लान किया कि आप सबों के लिए एक अलग से फोल्डर बना देता हूँ, और एक अलग से फोल्डर बनाकर ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ तो कॉमन टॉपिक है जिसको तो मैं आपको जनरली पढ़ाऊंगा ही। कुछ कुछ टॉपिक जो कि आपके दिल में घाव ना बने, ऐसा ना लगे कि मैं तैयारी नहीं किया, एक कॉलम भी पूरा करना होता है। तो इसके जितने भी टॉपिक हैं जो किसी अन्य टॉपिक में मर्ज नहीं है, उस टॉपिक को, और जो मर्ज टॉपिक है उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो 6 to 8 के लिए एक अलग से फोल्डर बनवा देता हूं, और उसकी 1 घंटे क्लास पर डे आपको ऑनलाइन के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो आप कहिएगा उसकी पर डे 1 घंटा क्लास ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन क्यों नहीं? अरे भैया, ऑफलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं। आप इस भ्रम में क्यों हैं? क्लास 1 to 5 में साइंस का लेवल देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो आज जाकर देख लीजिएगा। क्या करिएगा, बीपीएससी पे केस कीजिएगा? नहीं कर सकते हैं। 1 to 5 में साइंस का वो नज़ारा दिया था जो दुनिया देखा था, ठीक है। इसलिए संभल करके, आपके जिद की वजह से मैंने आपके सामने सिलेबस को खोल दिया, ठीक है। आप इन तमाम सिलेबस के लिए एक फोल्डर, आपको पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। आज के बाद फिर सिलेबस को लेकर कोई बातचीत नहीं होगा। 1 घंटे आपको समय दे करके किसी भी टाइम में, जो आपके ऑफलाइन टाइम से अलग होगा। और ये जो टॉपिक हैं, मेरे हिसाब से अगर कहोगे ना, तो मैं क्लास 6 to 8 को वैल्यू ही नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑल टॉपिक्स आर ओनली इंट्रोडक्शन,
और कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 2 मिनट बोल देंगे सातवां खत्म हो जाएगा, 2 मिनट बोल देंगे आठवां खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही चीज हमको इधर पढ़ाना है। आपको मेंसुरेशन पढ़ाएं, कौन मेंसुरेशन है, क्या है वो? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आपको नहीं बताए हैं? क्या है वो? क्लास 6, 7, 8 सब है। तो अहंकार के रूप में मत लीजिएगा। ये जो भी आपकी टॉपिक है, आपको व्यवस्था आज शाम शाम तक सर से टाइमिंग वगैरह ले करके, और आपको प्री नोटिस दे दिया जाएगा कि कल कितने बजे से आपको वो सेवा अलग से दे दी जाएगी, ताकि आपको भी तो पता चले, आपको भी तो ये बात पता चले कि आखिर ये क्या है, क्या बोलते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। ठीक है, आपको भी तो इस बात का अनुभव हो कि ये यहां जो आप बता रहे हो सर त्रिभुज और उसके गुण क्या है। सर्वांग समता तो कुछ हो नहीं है। देखिए इधर सर्वांग समता किसको बोलते हैं? ये हाथ है ना, इस हाथ पर हाथ को डाल दिए, इधर से देखे पीछे का नहीं दिखा और इधर से देखे फिर पीछे का नहीं दिखा, यही है सर्वांग समता। तो ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, सर्वांग समता है। सर्वांग समता का ये नियम होता है कि जिस दो आकृति को हम सर्वांग सम कहने जा रहे हैं, दोनों में भुजाओं की संख्या सेम होनी चाहिए, दोनों की भुजाओं की लंबाई भी समान होनी चाहिए, संगत भुजा, और दोनों के संगत कोण समान होना चाहिए। यानी एक त्रिभुज में एक कोण 60 और दूसरा 30 और तीसरा 90 है, तो दूसरा में भी कोई न कोई 60 और कोई न कोई 30 और कोई न कोई 90 होगा। एक 5, एक 12, एक 13 है, तो उसमें भी एक 5, एक 12, एक 13 अवश्य होगा। यह है सर्वांग समता। ठीक है, लेकिन जब समरूपता की बात करिएगा, वहां भी भुजाओं की संख्या सेम होती है। अगर 3 भुजा का ये डायग्राम है तो ये भी 3 भुजा का ही होगा। साथ ही साथ इसके तीनों एंगल, इसके क्रमशः तीनों एंगल के बराबर होंगे, किंतु साइड बराबर नहीं, साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी इधर अगर 5, 12, 13 है, इधर 10, 24 और 26 होगा, तो दुगुना हो गया ना। इसे 1/2, 1/2, 1/2, भुजाओं का रेशियो समान, संगत कोण बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर, यही है सिमिलरिटी। और भुजा की लंबाई, भुजा का रेशियो बराबर सिमिलरिटी, भुजा की लंबाई बराबर सर्वांग समता। खत्म हो गया सिमेट्री सर्वांग समता है। हाँ, जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप सवाल किए तो सुनिए। तो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा का अनुपात होता है वही उसके संगत माध्यिका के अनुपात होता है, वही उसके संगत कोण के अर्धक का अनुपात होता है, वही उसके संगत शीर्षलंब का अनुपात होता है, वही उसके अंतर त्रिज्या का अनुपात होता है, वही उसके बाह्य त्रिज्या का अनुपात होता है, वही उसके परिमाप का अनुपात होता है। यह है दो समरूप त्रिभुज की कहानी। ठीक है, और आपकी बात, जब क्वेश्चन ने यह नहीं कहा कि आखिर ये दोनों फिगर सिमिलर कैसे है, तो वैसी स्थिति में सेम पोजीशन के साइड को संगत भुजा माना जाएगा। यानी ऐसे वाला को ऐसे वाला के साथ, ऐसे वाला को ऐसे वाला के साथ, और ऐसे वाला को ऐसे वाला के साथ लिखा रहेगा, उसको लिखना पड़ेगा, एंगल डायरेक्शन देना पड़ेगा, तब हम एंगल के हिसाब से संगत भुजा खोजेंगे। सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए। दो समरूप त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा संगत होती है। जब बराबर कोण का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, तो वैसी स्थिति में तू मनमना है तो हम भी मनमना हैं, सेम पोजीशन के साइड को संगत कहेंगे। और नहीं, अगर दोनों त्रिभुज में 3-3 साइड दिया हुआ है, तो हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई एक साइड से इसमें कोई डबल तो नहीं है। अगर डबल दिख गया तो देखेंगे और डबल है, अगर हो गया तो कह देंगे इसके संगत, इसके संगत, इसके संगत। तो आपको पढ़ाया जाएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा, बाकी मैं बोलूंगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई किसी को सवाल पूछना है क्या? 9-10 का सिलेबस, 9-10 का सिलेबस वही है जो जनरल कंपटीशन है। बस जो जनरल कंपटीशन है ना, वही 9-10 है। बाकी मोटे तौर पर सुनिएगा, सुन लीजिए, ऊपर सुना देता हूं। 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के आसपास स्टैटिक्स है, उसके जस्ट पहले मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के जस्ट पहले ज्योमेट्री है, उसके जस्ट पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके जस्ट पहले एपी है, उसके पहले अलजेब्रा है, और उसके पहले नंबर सिस्टम। दैट्स ऑल। अरे आगे अलजेब्रे में, अलजेब्रा ही त्रिकोणमिति होता है, हाइट एंड डिस्टेंस होता है। अब अलग अलग बोले हैं,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन या इट्स एप्लीकेशन। ओके, और कुछ और सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन है? और उस सिलेबस का सॉल्यूशन भी बता दिए कैसे होगा। आज के आज उसका फॉर्मेट बनेगा और कल आपको टाइमिंग बता दी जाएगी और क्लास रनिंग में आ जाएगा। जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, ये पहले बता देता हूँ। कोई फायदा होगा पढ़ के? अब मान लीजिए मेंसुरेशन एक बार पढ़ा दिए तो सबके लिए पढ़ा दिए, ठीक है, घातांक करनी एक बार पढ़ा दिए तो सबके लिए पढ़ा दिए। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको पूरा फोल्डर एक एक करके बता दिया जाएगा। उम्मीद करें कि सब सेटिस्फाई हो गए होंगे। ओके, अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूं। बहुत भाषण दे दिए नहीं क्या? चलिए अब आप लोग अपने टॉपिक पे आइए। बातचीत हो गया, पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। और खुशी की बात बता देता हूं, मैं बुक का वेट कर रहा हूं। आज अगर पटना में बुक मिल गया तो कल से उस बुक को आई मीन एग्जाम्पलर की, आप बताएंगे एग्जाम्पलर किस दुकान में मिलता है? पटना में कहीं पे? पटना में गांधी मैदान में? ठीक है, अगर मिल गया पटना में तो ठीक है, और नहीं तो उसको ऑनलाइन मंगवाया जाएगा और अर्जुन बैच के अंदर उसे भी सॉल्व करा दिया जाएगा, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पता है आपको, उस दिन बोल दिए तनिक अर्जुन बैच के बारे में, लड़का ऐसा बात यूट्यूब पे लिख दिया तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। तो इसी बैच का बच्चा है, मुझे डर इस बात का है कि उसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि किसी की इंटेंशन को जाने बिना किसी पर आरोप लगा देना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप का एक ही सजा है, और वो सजा मैं बोल नहीं सकता हूँ। आइए देखिए, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, बिना इंटेंशन जाने कुछ भी ब्लेम उसके प्रति तो मत ही लगाओ जो काम के प्रति पागलपन है। लगा दोगे तो नस्ता नाबूद हो जाओगे, उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अलर्ट कर देना मेरा काम है, ठीक है। अब देखिए इधर शुरू होइए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से आज कुछ इक्वेशन बताते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पे चलेंगे। उस त्रिभुज का सॉरी उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखा उस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, और उस रेखा का मध्य बिंदु से गुजरती है जिसके अंत बिंदु इतना और इतना है। देखिए सर, हमारे पास एक लाइन है, मेरे नस्ता नाबूद कहने का गलत मीनिंग मत ले लेना, मार्ग से भटक जाते हैं ऐसे लोग। इधर देखिए 2,3 है, एक लाइन है जो 2,3 से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब यहां देखना, हमें कहा गया उस लाइन का समीकरण बताइए जो एक पॉइंट से पास करती है, साथ ही साथ एक ऐसी रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु 4,9 और 6,5 है। उस रेखा का समीकरण जो 2,3 से पास करती है, साथ ही साथ 4,9 और 6,5 अंत बिंदु वाले रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है, यानी इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, आपको इसी रेखा का समीकरण चाहिए। अब आप बताइए सर, आपकी जो आज रेखा है वो एक पॉइंट से तो पास कर ही रही है, और साथ ही साथ एक लाइन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, और जहां पे ये लाइन को कट कर रही है वो इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। और आप इस लाइन का दोनों एंड पॉइंट जानते हैं ना,
तो चलिए, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए। क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो लो, x1 प्लस x2 करोगे 10, और 10/2 5, और y1 प्लस y2/2, तो 9 प्लस 5 14, 14 का आधा 7। मेरे दोस्त, अब आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि जिस लाइन का समीकरण मुझे मांगा जा रहा है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। और 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बटा y2 माइनस वाई वन बराबर x माइनस x1 और बटा x2 माइनस। अब आप तनिक यहाँ देखिए, ये मेरे दोस्त y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन कितना, और बटे y2 माइनस वाई वन, तो y2 क्या है 7, और y1 3, बराबर x माइनस x1 2 बटे x2 5, और माइनस x1, x1 2 है। यही x1 y1, यही x2 y2 बैठा दिया मैंने इस पे। बैठाते समय एक बार जरूर चेक कर लेना कि गलत बैठाया या सही। y माइनस वाई वन 3 बटे y2 और माइनस y1, ठीक है। x माइनस x1 2 है बटे x2 है 5 और माइनस x1 है 2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा, हाँ 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 3y और माइनस 9, और ये देखो 4, 4 से इधर गुना करिएगा 4x और माइनस में। अब ये देखिए सर, 4x और उस पार जाके 3y माइनस में आएगा, ठीक है, और माइनस 9 उस पार जाके +8 +9 हो जाएगा जो कि 1 बना देगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 3y, यहाँ देखिए ना, 4x और माइनस का 3y, अब -1 इस पार आके +1 हो जाएगा। क्या आपका यह आंसर नहीं होगा? अब देखो मैंने किया क्या, ये दोनों को उस पार ले गया, तो +3y उधर जाके -3y, अब -9 उधर जाके +9, 9 में 8 जाएगा तो एक प्लस m आएगा। हो गया? तो इस तरह से टेढ़िया भी देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारी एक गलती को क्षमा किया तो काम करो, है ना। हो गया भाई? ठीक है। क्या? उतना टाइम नहीं है मित्र, टाइम होता तो अवश्य बताता, ठीक है। और मेरी मजबूरी है कि मैं फॉर्मूला का प्रूफ नहीं बता सकता। बाकी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्या आपको पढ़ना है? क्लास में शांति से पढ़िए, डिस्टरबेंस नहीं, नो डिस्टरबेंस अबाउट सिलेबस। जब सिलेबस बताना था मैं बता दिया, उस पर कोई तर्क नहीं करूंगा। लास्ट टाइम जो पेपर 80 क्वेश्चन पूछी है उसी को देख के मैं पढ़ा रहा हूँ। वक्त होता तो पूरा खानदान बता देता कहाँ से आया है क्या नहीं आया है। अगर वो जानना है तो 1000 रुपये में हमारा फाउंडेशन बैच है जो 15 दिसंबर से आने वाला है। आप पहले एग्ज़ाम दे लीजिए, टीचर बन जाइए, उसके बाद वो बैच को ले लीजिएगा, और उसका हम एक एक चीज़ का जन्म स्थान उसमें बताएंगे कि कैसे आया कहाँ से आया, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिए। सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 और बिंदु 2,3 से डाले गए लंब की लंबाई मैं बता चुका हूँ, ये नहीं बताऊंगा। जो बता चुका, ये भी हो चुका है, ठीक है, ये भी हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू। आप सावधान, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि ये सेंट्रॉइड के विषय में मैंने आपको बताया था कि अगर सेंट्रॉइड आपका x, y है, जानते हो दोस्त, एक्चुअल में ऐसे में क्लास में किसी को कभी नहीं रोकता हूँ, लेकिन आज रोकना मेरी मजबूरी है, उस भाई को मैं रोक रहा हूँ
क्योंकि उस भाई को नहीं रोकूंगा तो सिलेबस में पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माफ़ करना भाई, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं तो तेरे सवाल का जवाब मैं बेहद बेहद बेहतरीन तरीके से देने के लायक हूँ, और मैं तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सालों अध्ययन करके तैयार किया है, 17 साल से। मिलेंगे बाद में, अभी नहीं, जब फाउंडेशन का समय आएगा तब। 1 मिनट, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करिएगा। ये देखिए, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका -3 है। तो मित्र आपका x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 5 और x3 हो जाएगा -3/3। 9 में से 3 गया 6, और 6/3 कितने होंगे? 2 होंगे। ये देखिए y1 कितना है? -6, और ये आपका 4, और वो आपका है -1/3। ये हो जाएगा क्या? -7 + 4 -3/3 कितना? -1। यानी आपका x आ गया है 2 और y आ गया है -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो। इन सेंटर, देखिए ये समझना बड़ी बात नहीं है, सेंट्रॉइड कोई भी बनाएगा जब भी सवाल आएगा तो। ठीक है, अब कभी कभी इसी में देखो क्या होगा दोस्त, आपसे कह देगा कि सेंट्रॉइड हम दे देते हैं और 2 को हम पॉइंट भी दे देते हैं, तीसरा शीर्ष बताओ क्या होगा? तो जैसे इसको निकाले हैं ना, वैसे ही बैठा दीजिएगा, तीसरा शीर्ष भी निकल जाएगा। ठीक है ना? अब तीसरा शीर्ष गायब होगा तो क्या दिक्कत है? x3 गायब रहेगा, x3 निकलेगा। हो गया दोस्त, जल्दी से कीजिए। हो गया होगा। अब इसको देखो, जो मैंने कहा था वही दिया हुआ है यहाँ पर। केंद्रक दिया हुआ है मित्र, एक्स वाई। ठीक है, ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है। त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है और त्रिभुज का केंद्रक भी दिया हुआ है। आपसे तीसरा शीर्ष मांगा x3 और y3, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप केंद्रक का जब x लिखते हो तो क्या लिखते हो? x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई में 3। केंद्रक का x देखो है क्या? 5। x1 कितना? x1 है 5, x2 है -2 और x3 का पता नहीं। ठीक, उसी तरह से केंद्रक का y लेकर चलते हैं अगर, y1 हमारा 5 है, और सॉरी, y1 हमारा 4 है मित्र, और y2 हमारा 4 है, y3 हमें पता नहीं, और बटे में 3। ठीक है, देखो y का मान तुम्हारा है कितना? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 या कितना? 18, 4 4 8, और प्लस में y3, तब तो y3 का मान, y3 का मान केवल 10 यहाँ है, आंसर हो गया। और 10 कहीं है y पर, है तो -10 है, तो गलत गलत गलत। एक ही जगह y का मान +10 था, आंसर आ गया। फिर भी आप निकालना चाहते हो निकाल लो। 5 में से 2 गया तो ये 3 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू का मान आएगा 12। आपको पता है किसी टॉपिक को मैं इतना डिटेल में जो ले जा रहा हूं, जिस तरह से आपको मैं थ्योरी वर्जन को पढ़ाया पूरा इसका, वो भी मेरे लिए एक रिस्क ही है, वो मैं रिस्क ही ले रहा हूं। आपको यकीन नहीं आता है तो आपका मित्र कहीं और फाउंडेशन पढ़ रहा है बीपीएससी टीचर का, आप लीजिए उससे मटेरियल, आपको अंदाजा हो जाएगा ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। हटा दें? ठीक है, जितना मैं रिस्क ले सकता हूं मैं खुद लूंगा रिस्क, मुझे रिस्क लेने में कोई कमी नहीं होता है। आप देखते हैं एक बार रात में ही देखिए ना, खरा हुआ 70 क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक छोड़ा नहीं। तो वो सब क्या है? जुनूनी ना है, आपके लिए है। आगे चलें। अब मेरे दोस्त यहां पर आपसे दूसरा सेंटर पूछा है, क्या पूछा है? इन सेंटर, सावधान समझिए। ए, दिखाइए पीछे, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कुछ मत बोलिए, बैठिए, गलत सलत बोल रहे हैं। दिखाइए तो, हाँ बताइए, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। यू? नहीं,
जो गप करते नजर आता है मैं उससे सवाल पूछता हूँ। और दुर्भाग्य की बात है मैंने इन सेंटर लिखा दिया है, ठीक है, और उसके बावजूद भी किसी को याद नहीं है। बताइए। कभी कभी तो हमको मन करता है कि एक चुरू पानी ले लें हाथ में और ओकरे में नौक रगड़ लें। बताइए भाई। AX1 BX2 CX3। अभी कॉपी पलटती हैं, यही चीज घर पे पलट लेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। BY2 और प्लस CY3 और A प्लस B प्लस C है। दिमाग उमाग नहीं, हम पागल हैं क्या। पहली बात सुना नहीं करिए तो बोलिए बीच में नहीं। वो पहले X1 बोल दिया, अगला Y1 बोल दिया। कहाँ है X1 Y1 का, कहाँ है। तुरंत B के साथ Y बोला वो। आप सुने नहीं, हम सुन लिए और आप तुरंत कह दिए कि यही बात तो बोला था। है? अरे हमको इतना हल्का में काहे लेता है यार। कभी कभी तो हम ये सोच के मरे जा रहे हैं कि इतना हल्का में काहे ले रहा है। सु, हम सुन लिए तब न उसको रोके, सही बोलेगा तो हम काहे रोकेंगे। अच्छा, हमको ये बात अभी समझ में नहीं आया कि तू उसका पक्ष काहे लिया भाई। वो गलत बोल दिया था तो वही बात तू बोलेगा। बोलने वाले थे, नहीं बोले नहीं ना, डायरेक्ट आप कहे। चुप रहो। वो बोला था AX1 और अगला में बोला BY। जैसे ही B के बाद Y का नाम लिया तुरंत का बैठ। ई लॉजिक नहीं है। अच्छा ठीक है, हे प्रभु आपको याद है, आप खुश रहिए। सावधान। अल्फा कोमा बीटा से पास करने वाली उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो Y अक्ष के पैरेलल है। हो गया। अब देखिए, कल ही पढ़ाए थे ना। पूछना गुनाह तो नहीं है दोस्त, पूछ दिया। आओ देखो, X1 कोमा Y1, X2 Y2 और X3 Y3। सुनिए इधर, सब लोग सुनेगा भाई। बताओ, एक शीर्ष तुम्हारा क्या है 1,0, दूसरा शीर्ष क्या है 5,0 और तीसरा शीर्ष क्या है 1,3। देखो जी, हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये जब भी दिखे तो जल्दी से आप बना पाओ। देखो, इन सेंटर जब भी निकालना है तो हमें ABC की जरूरत है। अब यहाँ ABC क्या है, तो A के सामने की, ये देखो, ये शीर्ष तुम्हारा A है, ये आपका शीर्ष B है और ये आपका शीर्ष C है। ठीक है। A के सामने की भुजा को छोटी A, B के सामने की भुजा को छोटी B और C के सामने की भुजा को छोटी C। अब आप ये निकलेगा A कैसे, आपको पता है A क्या है, यहां से यहां की दूरी है। अब दो बिंदु के बीच की दूरी से निकालिए, तो दो बिंदु के बीच की दूरी X2 माइनस X1, तो एक में से 5 जाएगा, -4 -4 का स्क्वायर 16। Y2 माइनस Y1 तो 3 - 0 3 3 का स्क्वायर, यानी इसका मान, फिर ध्यान से देखो। अब मेरे दोस्त यहां देखो, x का डिफरेंस लो, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर देखो 3 में से 0 जाएगा 3 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया 3। तनिक इसको भी निकालो। हाँ यहाँ देखो, x का डिफरेंस लो, 5 में से 1 गया 4 4 का स्क्वायर 16, y का 0 में 0 गया 0, तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा। मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बता देता हूँ, प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए। कल जब मैं डिस्कशन करा रहा था रात में, तो एक क्वेश्चन जब मैं डिस्कशन करा रहा था यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कौन सा त्रिभुज होगा, तो लगता है कि उसमें मेरा ब्रेन कहीं और चला गया और मैं पूरी बात को समझ नहीं पाया, या यूँ कहो कि फ्लो में निकल गया। तो फ्लो में निकल गया तो मैं वहाँ अंतिम अंतिम में जा करके आंसर तो सही लगा दिया, लेकिन वो लॉजिक आपको नहीं बता पाया जो मुझे बताना चाहिए था। तो मैंने वहां पर पिन कर दिया है नीचे में, कमेंट उस वीडियो के नीचे में देखोगे ऑफिशियल पिन किया हुआ है, ठीक है। और उसी क्वेश्चन को मैंने आज शूट करके डाल दिया है, 5 मिनट में देखोगे, 5 मिनट का एक वीडियो है।
ठीक है, जिसमें हम लिख दिए हैं कि 9th 10th टीजीटी का पूछा हुआ सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलो। मिस्टेक होना इट्स अ ह्यूमन नेचर, मिस्टेक रह जाना इट्स बकवास नेचर। ओके, आओ। अब मित्र देखो, एबीसी निकल गया ना, अब आप काम कर सकते हो। अब यहां देखना, बैठाते समय अलर्ट रहना सिर्फ। ये सब वो क्वेश्चन नहीं है कि आंधी तूफान में चलेंगे, आराम समझ लीजिए। बोलिए, A x1 है ना, ए कितना है, बैठाते समय सावधान रहिएगा। A 5 x1 प्लस B 3 और x2 5 प्लस C 4 और x3 देखो यहां पे 1 और बाई A प्लस B प्लस C। ए है 5, B है 3 और C है 4। अब मित्र x बराबर होगा 5 और 15 20, 20 4 24 और 24/12 कितना हो जाएगा 2। अब x का मान 2 केवल यहां है, आंसर हो गया। और कहीं तो x का मान 2 है ही नहीं। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहीं पर क्या करना है, y का भी अगर मान निकालना है तो आप काम कर लेना। A y1 a कितना है 5 और y1 कितना, y1 देखो 0 है, प्लस by2 देखो b कितना है 3 और y2 कितना 0। अब प्लस cy3 बताओ c कितने हैं 4 और y3 है 3 और बटे a प्लस b प्लस c, तो 5 + 4 + 3 ये होगा। ये तो 0 0 हो गया, सीधे 12 12/12 y का मान 1। तो देखो इन सेंटर में x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। आप दूसरा सेंटर निकालना सीख गए, एक आपको सेंट्रोइड आ गया, एक आपको इन सेंटर आ गया। आपके पेपर में यदि सवाल अच्छे मूड में रहेगा सेटर तो यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन चूंकि वो लास्ट एग्जामिनेशन में इंटरमीडिएट को भी कवर किया है तो वो आपसे ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर भी पूछ सकता है, जिसका आगे मैंने उपाय रखा है। बढ़िए, जल्दी करिए। क्या मेरे दोस्त, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसका लॉजिक है, स्लोप के हेल्प से बनाया जाएगा। किसी से मैं कोई सवाल पूछ लेता हूं तो आपको डिमोरलाइज करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप याद करके तैयार रहिए, समय कम है। हो गया भाई, ठीक है। महिला वर्ग बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हैं। मैं कभी भी सवाल किसी से पूछता हूं तो जवाब नहीं दे पाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने पिछले 10 दिनों की एनालिसिस देखा है। सवाल पूछा नहीं बता पाए, आए तरबूज बाहर बनेगा अंदर। बता चुके हैं वो, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। इन सेंटर के बारे में पूरा बात बताया है एवरीवन, बताया कि नहीं, पूरा इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड चारों के बारे में बताया है। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रह जाएगा। फिलहाल आप पूछना क्या चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, अंतः आप देखना चाहते हैं। अच्छा, हम दिखा देते हैं। देखिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने एक बात कहा था कल भी वीडियो के अंदर, बैठिए, आज भी कह देता हूँ। आप लोग साइंस को लेकर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में हमेशा रहते हैं कि साइंस में पता नहीं क्या पढ़ लें, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा। तो उसी कंफ्यूजन को और आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए आप में से बहुत लोग को जानकारी मिला भी होगा, बाकी कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ, फिर सर बाकी बात बता देंगे। अब जैसे कि अभी एक अर्जुन बैच आया, अर्जुन बैच का उद्देश्य है कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा देना, ठीक है, जिससे कि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार, या यूं कहें कि उससे भी बेहतर तरीके से साइंस में भी 1000 MCQs का व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं, साइंस तो जिनके पास कॉमन कॉमन पेपर तो सबको देना है,
जब कॉमन पेपर सबको देना है तो कहीं ना कहीं साइंस की भूमिका हर जगह हो जाता है। अब बाकी जो 6 to 8 हैं उनका तो पता ही है कि साइंस तो है ये है, ठीक है। तो आप लोग इसमें जरूर हिस्सा लें, और मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए। और बाकी सर के पढ़ाने का क्या स्टाइल और क्या तरीका है, वो तो आज एक नमूना आप आज रात हम देख ही लेंगे ना सर। तो आज रात एक नमूना तो आप देख लेंगे। अब बाकी भंडारा में अगर देखना होगा, छुट्टी के बाद 5 मिनट में आप बिहार एसएससी भंडारा में सर का डिस्कशन साइंस का चलता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी तरह की कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। बाकी सर बताएंगे आपको सिलेबस के बारे में, ठीक है। 2 मिनट आप लोग। थैंक यू सर। तो सभी लोगों को, जो लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों को पहले तो शुभकामनाएं कि आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अंदर से खुश रहिएगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा और क्वेश्चंस को बनाने में भी मन लगेगा। क्योंकि समय कम है और इस समय में आप कितना बेहतर कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपके एफर्ट के ऊपर, कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना दिल से एफर्ट लगाते हैं। नहीं तो एफर्ट लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन किन्हीं को पता नहीं है कि रास्ता कैसा होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा सेलेक्टेड है या नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं उनको ये पता नहीं है। हम इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, चूंकि समय कम है और इस समय अगर आपको लगता है कि नहीं हमको करना है, तो उसके लिए हम सर के ही रिक्वेस्ट पे हमको लगा कि नहीं ये काम करना चाहिए। वैसे बच्चे जिनको लगता है कि नहीं हमको शिक्षक बनना है और शिक्षक बनने के योग्य हैं या योग्य बनाना है, तो उनके लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 के लिए साइंस का 1000 सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। और ये 1000 सेलेक्टिव क्वेश्चंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चंस रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप 1000 क्वेश्चंस को अगर कंप्लीटली देख लेते हैं, तो आप ये मेरा मानिए कि 1000 नहीं, आपका 4000 मिनिमम क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। क्योंकि हम कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तो उसके डिटेल डिस्कशन कराएं, ताकि आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ना छूटे। इससे आपकी तैयारी कम समय में बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए है। और हमने काफी मेहनत करके ये पूरा क्वेश्चन को अरेंज किया है। इसमें आपको 6 to 8 और 9 to 10 का एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही हमने डाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल भी रखा है। आपको इंग्लिश और हिंदी का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि आपको सर ने बताया कि अगर आप मैथमेटिक्स का अर्जुन बैच कर रहे हैं तो आपको फायदा दिख ही रहा होगा, और साइंस के अगर ये कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई परेशानी रह जाएगी। देखिए, आपको ये ना लगे कि एग्जाम के बाद हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, कोई एक्सक्यूज आपका नहीं रहेगा। कम से कम ये तो लगेगा कि हमने किया, हमने अपना एफर्ट लगाया, और होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बेस्ट देना है, और दूसरी बात यह है कि खुश रहना है। क्योंकि अगर खुश रहिएगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आप अपना जो एटीट्यूड है उसको खास करके इसमें मेंटेन कीजिएगा, तो श्योर आप इसको सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी सर आपकी क्लासेस लेंगे। हेलो। अच्छा, मैं एक दो कमेंट देखा हूँ, वो लहरियाल वाला होगा, हम समझते हैं। वो लिखता है जितना हो सके बेच लीजिए। पहले पहले सुनो, ये क्या बेच लीजिए और खरीद लीजिए, ये अगर दिल में प्रश्न आता है, उसका एक ही जवाब है, आज शाम में एक क्लास यूट्यूब पर होने वाला है ना सर। आज शाम में एक क्लास होने वाला है। वो कहते हैं ना कि साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ उस क्लास को देख लेंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं यूं ही किसी की तारीफ नहीं करता, आलोचना मुंह पर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरा जहाँ तक मानना है 99.9% चीज़, 99.9% मेरा मानना है कि आपको पसंद अवश्य आएगा। और जो आप ढूंढ रहे हैं, आज रात वो आपकी कमी दूर हो जाएगी। बस आप एक क्लास देख लेंगे। क्लास कितना बजे है सर? रात में? आज है ना, आज क्लास रात में 8 से 9, ठीक है। बाकी भंडारा में तो आप देख ही सकते हैं, उसको वो भी शेड्यूल किया हुआ है। तो हाँ, उसको टाइम एडजस्ट करके आप देख लेंगे। अगर मान लिया जाए कि नहीं हो पाया लाइव, अगर तो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप नमूना देख लेंगे, ठीक है। और मैं समझता हूं कि आपकी खोज पूरा हो जाएगा। थैंक यू। ऑफलाइन बहुत टाइम लग जाएगा, ऑफलाइन। हम हम जी हम लोग प्रयास करेंगे ना कि आपको बोर्ड पीडीएफ जो है,
क्योंकि बोर्ड पीडीएफ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर हो जाए तो। हाँ, बोर्ड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, तो बोर्ड पीडीएफ दे दिया जाएगा तो ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। ओके, कम समय है, ठीक है, चल ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ठीक। अच्छा, ए देखो बक, नहीं इधर। मान लिया जाए जैसे एक बच्चे कह रहे हैं कि 9 10 मेरा है, 1 1 घंटा क्लास से होगा, अब मान लीजिए 40 सामान्य आपका भी तो है, और 40 सामान्य में अगर 5 5 7 नंबर आ जाता है तो उसमें बुरा क्या है? 40 सामान्य में 8 को तो मैथे रहेगा, वो तो आइए जाएगा, 8 मैथ है वो तो आपसे बन ही जाएगा। बाकी उसके अलावा भी 7 8 क्वेश्चन अगर और बन जाए तो उसमें क्या हानि है? ठीक है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा, हम कोई आप पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, और कोई इस उम्र में कोई किसी पे दबाव डाल सकता है? संभव नहीं है। चलिए, हमें लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, बाकी चॉइस इज योर्स, बिकॉज योर लाइफ योर चॉइस। हाँ भाई, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, अब फिर देखो क्या मांग रहा है, संभल के, ये आपका सरकम सेंटर है, मैं जो तरीका बता रहा हूं यही तरीका बेस्ट होगा, बाकी इसका मल्टीपल ऑर्डर भी देखना होगा। देखिए, सबसे पहले समझिए, ये बेस्ट तरीका होगा क्योंकि मैं प्रयोग बिल्कुल भी इक्वेशन का नहीं करूंगा, मैं यहां पर इस्तेमाल स्लोप का करूंगा, और स्लोप में बता चुका हूं तो मैं यूज कर ही सकता हूं। ठीक है, संभल के देखिए, यहां पर परिकेंद्र निकालना है, जिसको इस बात का ही ज्ञान ना हो कि परिकेंद्र होता कहां है, परिकेंद्र बनता कैसे है, वो नहीं बना पाएगा इस तरीके से, इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि परिकेंद्र बनता कैसे है, परिकेंद्र होता कहां है। ठीक है, अब समझिए, आपके पास एक ट्रेंगल है, प्लीज सब लोग यहां देखिए, थोड़ा देर के लिए अपनी लेखनी को विराम दीजिए। एक पॉइंट आपका 1,5 है, 2,4 है, और ये आपका देखिए -2 क्या है, 6। ये है आपका वो पॉइंट, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसे कहते हैं? तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक मतलब इस पर लंब भी होगा और समद्विभाजित भी करेगा, इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक इस पर लंब भी होगा और इसे समद्विभाजित भी करेगा, इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक इस पर लंब भी होगा और समद्विभाजित भी करेगा। सावधान रहिएगा, तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक जहां मिलता है यही हमारा सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट को अगर मैं, एक मिनट, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट को अगर मैं मान लो h k मान लेता हूं, तब तो यही h k मुझे चाहिए। ठीक है, प्रोसेस बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे ये बताइए, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो निश्चित तौर पर ये मिड पॉइंट है, और क्या हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? ये दोनों पॉइंट के हेल्प से निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 करेंगे 0, और 0/2 0 होगा। y1 प्लस y2 करेंगे तो 4 और 6 10, 10 का आधा 5। फिर देखिए, ये भी निकल सकता है उसी तरह से, कैसे? x1 प्लस x2 करेंगे तो 1 में -2 जोड़ेंगे, हो जाएगा -1, और बाई में 2। y1 प्लस y2 करेंगे तो 5 और प्लस 6 11, 11/2, बस। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये O है, ये आपका M है, और ये आपका N है। ठीक है, जरा अलर्ट होके देखिए, क्या आपको OM BC पर लंब नजर नहीं आ रहा है क्या? OM जो है वो BC पर क्या है? जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। चलिए, आप पहले M1 निकालिए, और M1 क्या है? OM का स्लोप। OM का स्लोप कैसे निकलेगा? OM का स्लोप होता है y2 - y1। ठीक है,
y2 माइनस y1, तो y2 इसको मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर y2 इसी को मानना है तो x1 x2 फिर ये हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो k माइनस 5 बटे x2 माइनस x1 तो हो जाएगा h, अरे h माइनस 0 h है ना, इंटू m2 स्लोप किसका है, bc का, तो bc का स्लोप देखिए, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप होता क्या है, आप कहेंगे सर y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 4 और बटे x2 माइनस x1, तो देखो x2 आपका क्या है, x2 और माइनस x1 करेंगे तो हो जाएगा आपका -2 और -2, क्या कोई दिक्कत, बराबर क्या हो गया, -1। अब आप देखिए दोस्त, यहां देखिए, पहली बात तो ये हो गया k -5, प्लीज बात समझिए, और बटे में h बराबर, ये आपका -4 ना, -4 से इधर -1 में गुना हो जाएगा, बोलिए तो, बात समझने की कोशिश करिए, ऊपर में 2 ना, और नीचे से देखिए -4 गुना -1 +4, और यहां से इसको काट देंगे कितनी बार में, तनी क्रॉस गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा k -5 और h गुना 2, 2h हो जाएगा, 2h को इस पार ले आइए k, अब माइनस में आएगा 2h और 5 जाएगा इस पार, बोलो k और h में समीकरण आया कि नहीं, आ गया। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, किसमें, ई दोनों में, इतना लंबा, अरे बना लीजिएगा, यही बहुत बड़ा बात है, बना दीजिएगा पेपर में, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये ऑर्थो सेंटर आ जाएगा और सब लोग बना देगा पेपर में, नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त, हाँ एक समीकरण निकाल लिए तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में h कोमा के ही दिया हुआ है, सेटिस्फाई करके देख ही लीजिए। अगर आप इस -2 और 1 को रखते हैं, तो -2 और 1 को रखेंगे अगर, तो k का मान -2 हो जाएगा और h का मान 1, ये -5 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इसको भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, अरे चुप रहिए ना, क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारा है h कोमा k, तो पहला जो मान होगा वो h का होगा, दूसरा मान k का होगा, ये पहला मान h का होगा और दूसरा मान k का होगा। अब बैठाइए, अब बैठाइएगा तो ये -2 और -2 कितने होंगे, +4 हो जाएगा, ठीक है, ये +4 हो गया और k का मान कितना, 1, LHS बराबर, आ गया भाई, मैंने इक्वेशन का ऑर्डर ही ध्यान से नहीं देखा। तो चलो आपने ये देखा कि हमारा जो सेंटर है वो पहले h फिर k है, तो पहला मान h का है और दूसरा मान k का है, मैंने h कोमा के इसमें डाला कि सेटिस्फाई हो गया, और कोई इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, आप रख करके देख लीजिए, -1 -2 रखिएगा तो ये आपका h है और ये आपका k है, k रखिएगा यहाँ पर, -2 ये -2, ये तो 0 हो जाएगा ना भाई, ये -2 और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, ये 0 दे देगा जबकि 5 चाहिए, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसको रखते हैं तो ये h है और ये आपका k है, k का मान 2 और h का मान 1, तो फिर क्या होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए, -2 -1 ये है आपका h, ये आपका k का मान यहाँ रखिएगा -1, आई हो जाएगा माइनस माइनस +4, तो -1 +4 3 ना आएगा, 5 कहाँ से आ पाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आप कहिएगा सर तो क्या ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, आप एक समीकरण निकाल लिए, आप कर लीजिए, कहिएगा नहीं तो अगर हम पूरा सॉल्व करना चाहेंगे तो, पूरा सॉल्व करना चाहिएगा तो फिर वही बात कहिएगा कि ओ एन किस पर लंब है, ओ एन लंब है ए सी पर, फिर ये दोनों का स्लोप निकाल के क्या करना होगा, -1 के बराबर करना होगा, तो यहां से h कोमा k में आपको क्या आएगा, एक दूसरा समीकरण आएगा, और दोनों समीकरण को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, तब आप मेरे दोस्त सॉल्व करिएगा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब यहां से आप h प्राप्त करिएगा और k प्राप्त करिएगा, यही आपका सरकम सेंटर और आंसर हो जाएगा। क्या चाहते हैं, दोनों को सॉल्व कर दूं या यहीं पे रहूं, हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं सॉल्व कर दीजिए, तो समीकरण निकाल नहीं सकते हैं,
अरे एगो समीकरण हम निकाल दिए ना, तो एगो समीकरण आप निकाल लीजिए। ओ एन का स्लोप निकाल लीजिए, ए सी का स्लोप निकाल लीजिए, दो बिंदु का स्लोप निकालना तो आपको पता ही है। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्यों? हमारी आवाज क्यों डिस्टर्ब है भाई? एक बच्चा कह रहा है कि सर C.2 -2, 6 है, तो मैंने कहाँ कुछ किया है। M1 हमारा ये है, यहाँ देखिए M1 हमारा ये है, x2 - x1 k-5, देखिए y2 - y1 h-0, और उसके बाद M2 BC का स्लोप निकालेंगे तो -2, 6, आई है 2, 4, तो यहाँ भी होगा y2 - y1, तो हो जाएगा 6 और -4, तो बिल्कुल 6 - 4 है। फिर x2 - x1, तो नीचे में -4 है, कहाँ दिक्कत है? चलिए हो गया भाई। तीन सेंटर निकाल लिए ना दोस्त, एक सेंटर और सीख लीजिए, 4 सेंटर की जरूरत है, वो आगे ही होगा। और जहां लंब वाली सिचुएशन दिखेगा ना, तो वहां यही काम करिएगा। हाँ, बस स्लोप का हेल्प लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। और नहीं अगर लग जाइएगा कि सरकम सेंटर से तीनों शीर्ष की दूरी एक समान होता है, और लगिएगा यहाँ पर ओ ए और ओ बी की दूरी निकाल के बराबर करने, तब दिन बीत जाएगा। हो गया। चलो, ऑफलाइन सेट मिलेगा दोस्त, परसों से आप लोग क्लास में ही सेट कीजिएगा, जो रात हम डिस्कशन कराते हैं। आज और कल टाइम ले रहा हूँ उसको बनाने के लिए, जो मैंने आपसे कहा था कि क्लास में आधा घंटा के लिए दूंगा, उसको अप्लाई करना है। हो गया? जल्दी बोलिए। हम्म, कर दिया सब लोग? थैंक यू। लो भाई, अब जैसे होगा आगे क्वेश्चन आएगा वैसे करेंगे। आइडिया आपको मिल गया सेंटर का क्या मामला होता है, ठीक है। अब देखो एक एक बच्चा हमसे सवाल पूछा कि सर देखो, किसी त्रिभुज के 3 समीकरण दिए हुए रहेंगे तीनों लाइन का, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपको हम उसका जवाब दे देते हैं मित्र, ताकि समझ जाओगे। कभी कभी आपको पता है दोस्त, आपको फंसाने के लिए एग्जामिनेशन क्या करती है, अपना दायरा थोड़ा बढ़ाती है, और वो इस तरीके से आपको समीकरण दे देगी। आपको एक भी शीर्ष नहीं दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा। देखिए देगा क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y और प्लस c3 बराबर 0। ठीक है, तीनों समीकरण दिया रहेगा, और आपसे त्रिभुज का एरिया पूछेगा। और आप सब जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया तो हम यही पढ़े हैं, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। मतलब किसी भी सूरत में हमें इसकी तीनों शीर्ष चाहिए ही। अब करना क्या होगा, तो सुनिए। आपको मैंने बताया है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे दोस्त, कटान बिंदु के जो निर्देशांक निकालने बताया था, क्या कहा था, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना। ठीक उसी प्रकार आज जब ये मेरे दोस्त, मैं अगर समीकरण 1 कहता हूं, इसको अगर मैं 2 कहता हूं, अगर इसको मैं 3 कहता हूं, आप जानते हैं जब आप ई दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसका कटान बिंदु आपको ये मिलेगा।
जब आप ई दोनों को सॉल्व करेंगे, अरे छोड़ो ना x2 a2 लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ई दोनों समीकरण को सॉल्व करने से एक्स वाई जो आएगा वो आपका ये पॉइंट आएगा। ई दोनों समीकरण को सॉल्व करने से जो एक्स वाई आएगा वो आपका ये पॉइंट आएगा, और ये दोनों समीकरण को सॉल्व करने से जो एक्स वाई आएगा वो आपका ये पॉइंट आएगा। यानी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक बार इसको सॉल्व करना होगा, एक बार इसको सॉल्व करना होगा, और एक बार इसको सॉल्व करना होगा, और तब जाके तीनों कटान बिंदु आएगा। और जब तीनों कटान बिंदु आ गया, एरिया तो निकाल ही सकते हैं। समझ गए? ये रहेगा प्रोसेस। हैं? 50,000 का तनख्वाह ऐसे नहीं मिलेगा। टाइमिंग आपको एसएससी कम में रहता है, आपसे कम टाइम सीजीएल में रहता है। जो सीजीएल का पेपर देता है आपसे कम टाइम उसको रहता है, 30 सेकेंड भी नहीं रहता है, और ऐसे ऐसे सवाल वहां पूछे जा चुके हैं। तो क्या वो सॉल्व नहीं करता है? 100% मार्क आता है। कैसे? वो सुनिए। जिस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में बनाया जा सकता है वहां से तो टाइम बचेगा ना। जिस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में बनाया जा सकता है वहां से तो टाइम बचेगा ना। आपको बचाना होगा वहां से टाइम, और यहां लगाना होगा। सबसे बड़ा सवाल, पढ़ेंगे सभी, अब पढ़ रहे हैं सभी, सिलेक्शन सबका नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? अगर आप रोजाना 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। ठीक है? और इसके लिए क्या करना होगा? मार्केट से सेट उठाइए, और सुबह सुबह जगते ही 5 बजे सुबह जगिए, या 4 बजे, जब भी जगते हैं दिन के किसी भी टाइम में 2 घंटा निकाल करके एकदम रोजाना 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आदत डालिए। युद्ध लड़ने की कला सीखना अलग बात है, और कला सीखने के बाद अभ्यास कर लेना अलग बात है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है? आइए, डायरेक्ट अगर अंतरराष्ट्रीय में उतर जाता कोई, तो रणजी आईपीएल खेलने का जरूरत था? गली क्रिकेट खेलने का जरूरत था? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ध्यान रखना पड़ेगा। युद्ध लड़ना है तो युद्ध की तैयारी करना होगा। हो गया भाई? इस प्रोसेस को बस समझ जाइएगा, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। आइडिया की जरूरत है दोस्त, उतना जोर घटाव आपको आना ही चाहिए। हो गया होगा? नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन, आ गया भाषण, दो दो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, हटा दें। तनिक सोच लो कि आएगा तो क्या करोगे। हो गया भाई? ठीक। हाँ, आइए, अब जो यहां सामने है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्र। आपसे कहा कि त्रिभुज का एरिया बताइए। हम त्रिभुज का एरिया दो स्थिति में निकाल सकते हैं। अगर आप त्रिभुज का आधार ऊंचाई दे दें तो, या त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दें तो। त्रिभुज का तीनों शीर्ष देंगे तो ट्रिक से बना देंगे। आधार ऊंचाई दीजिएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। और एक बात है, त्रिभुज जब भी बनेगा 3 साइड से बनेगा। आज देखिए, कहता 3 रेखा, एक रेखा तो मित्र ये है आपका, पहचान सकते हैं तो पहचाने, कौन है ये? ये वो लाइन है जो मूल बिंदु से पास करेगा, अब पहला और तीसरा से पास करेगा। बताया था ना, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और तीसरा रेखा देखो क्या है, वाई एक्सिस है। कहा इन तीनों के द्वारा जो क्षेत्र घेरे जाएंगे उसका एरिया क्या होगा। इसके लिए तुरंत डायग्राम बनाना होगा। 1 मिनट। इससे पहले कि मैं ये सवाल कराऊं, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, लिखिए। 5x + 12y और बराबर 60 एवं अक्षों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ ठीक है, आपको यहीं से अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। आप देखिए, आपको एक रेखा तो यहां दिया हुआ है, और उसके बाद कहा है अक्षों का हेल्प लीजिए। अक्षों का मतलब क्या?
एक्स एक्सिस का भी हेल्प लेना है और वाई एक्सिस का भी हेल्प लेना है। तो एक्स एक्सिस खुद एक रेखा है और वाई एक्सिस भी खुद एक रेखा है। एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तीन रेखा हो गया ना। तो तीनों रेखा से त्रिभुज बनेगा। आपको जब कभी भी एक समीकरण देकर त्रिभुज बनाने कहे तो तुरंत आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और बराबर 1। तो मेरे दोस्त किससे भाग देना होगा? 60 से भाग देना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x बटे 12, y बटे 5 और 60 बटे। कोई दिक्कत है? तुरंत आप आलेख पर दिखा दीजिए, तुरंत। मैं आपको बिना आलेख से भी डायरेक्ट आप उड़ा सकते हो, लेकिन वो काम नहीं आएगा क्योंकि आगे बहुत इस पर कंसेप्ट है। ठीक है, इसलिए वो मैं ट्रिक फ्री काम नहीं करता हूं। जहां जरूरत रहेगी वहां नहीं, जहां लगेगा काम निकल जाएगा वहां। पहले सुनो, आपकी जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कहां काटेगा? 12 पर काटेगा, यानी आपका लाइन एक्स अक्ष को यहां काटेगा। वाई अक्ष को कहां काटेगा? 5 पर। इसका मतलब आपका लाइन गुजरेगा कैसे? ऐसे ही गुजरेगा, ये आपका लाइन गुजरेगा। थैंक यू। अब आप मुझे बताइए, एक लाइन तो आपका ये है जिसका इक्वेशन दिया हुआ था, दूसरा लाइन आपका एक्स अक्ष है, ये है आपका एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, और तीसरा लाइन आपका वाई अक्ष, तो यही है आपका वाई अक्ष। अब आप स्वयं देखिए, इसके अंदर जो एरिया बना, क्या वो त्रिभुज बना कि नहीं बना? और आप जानते हैं कि दोनों एक्सिस एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तब तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो क्या एरिया नहीं निकल सकता है? एरिया निकल जाएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, कितना हो जाएगा? 30। जल्दी से करिए। स्टॉक एंड शेयर्स लाभांश का क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है, नाम है मानी। अच्छा ठीक है, जैसा बैट्समैन अच्छा बॉलर को रेस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही अच्छे क्वेश्चन को एग्जाम में भी रेस्पेक्ट देंगे। वहां दो ही कॉम्पिटिटर होता है, एक तुम बैट ले खड़ा रहेगा, एगो सामने बॉल ले खड़ा रहेगा। और यहाँ दो कॉम्पिटिटर नहीं है ना? तब एक, अरे भाई, माथा पर लात देख के आगे बढ़ने वाला लोग होता है यहाँ पर। माथा पर लात देख बढ़ने वाला, समझे? इतना कॉम्पिटिटर है कि आप 99% क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाइएगा ना, तो भी धुकमुक बना रहेगा कि कहीं कोई 100% ना कर दिया हो। गलत बोल दिया क्या? तब बैट्समैन और बॉलर की बात करता है। हो गया? पहले हम लोग भाषण देते थे कि देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दिया जाता है, अब भाषण नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अब 100% स्कोर करने वाला माइकल की कमी नहीं है। इस बार सीजीएल का पेपर हुआ, जानते हैं? लास्ट टाइम जो 200, अब तो 90 नंबर का होता है, लास्ट टाइम जो 200 का पेपर हुआ, 50 से 100 लड़का 200 में 200 मार दिया। एग्जामिनर पागल हो गया कि 200 में 200, मैथ छोड़िए इंग्लिश में भी मार दिया 200 में 200। ऐसे कैसे महावीर हैं? आई बैट्समैन बल्लेबाज की बात कर रहा है। देखो छोड़ो, हटाओ, जहां जाना है जाओ। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे कैसे मैं काम करता हूं, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रांट में रहना है। इसको भी 84 से भाग देना होगा ताकि बराबर में 1 हो पाए। x 28 तिया 84, y 21 चौके 84 और बराबर कितने हैं? 1। ठीक है, तो पहले इसको बैठा लो, ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा। आप इसको देख रहे हो मित्र, ये आपका x अक्ष को कहाँ काटेगा? x अक्ष को 28 पे काटेगा। y अक्ष को कहाँ काटेगा? 21 पे। लीजिए, y अक्ष को काटेगा 21 पे। इसके बाद मेरे दोस्त देखो, हमारा लाइन तो गुजर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने लाइन को गुजार दिया। ऑल बॉल नहीं होना है, थोड़ा देखना है इधर। अभी तो आपने सिर्फ एक लाइन गुजारा है ना, अब आपको इसे भी खींचना होगा। y बराबर x कहां से गुजरेगा? y बराबर x तीसरा क्वाड्रांट और पहला क्वाड्रांट से गुजरेगा। यही वो रेखा है जो y बराबर x है।
दो रेखा गुजर गया। तीसरा किसको बोला है? वाई एक्सिस। देखिए तीसरा आपका वाई एक्सिस है और मित्र वाई एक्सिस आपका ये है आपका वाई एक्सिस। इसका मतलब आज जो आपका त्रिभुज बनना है वो ये बनना है, ये है आपका त्रिभुज और इस त्रिभुज का एरिया चाहिए। अब इस त्रिभुज का अगर आप एरिया निकालते हैं तो आपके लिए ये आधार का काम करेगा, ये भी आपका आधार बनेगा। और जिसको आप आधार मानते हैं, याद रखिएगा, आधार के सामने वाले शीर्ष से उस पे लंब डाला जाता है और यही आपके लिए ऊंचाई का काम करेगा। जिसको आप आधार माने हैं उसके सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब डाला जाएगा, जो जाके इस त्रिभुज का आधार बनेगा, सॉरी हाइट बनेगा, हाइट। अब रही बात सर इस त्रिभुज का हाइट निकालेंगे कैसे? तो सुनिए यहां पर त्रिभुज का हाइट निकालने के लिए आप बस इतना करिए कि पहले ये पॉइंट निकाल लीजिए, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो आखिर ये समीकरण है क्या? y बराबर x। और ये समीकरण क्या है? ये तो आप कहेंगे 3x प्लस 4y और बराबर 84। ये दोनों को सॉल्व करिए क्योंकि ये आपका ये है और ये आपका ये है। जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे जो xy आएगा वही xy यहां बैठेगा। लेकिन ठहरिए, अभी मेरी बात खत्म होगी तब बोलिएगा। ठीक है, मैं इस शीर्ष पर xy तो निकाल लिया, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर इस हाइट के लिए जरूरत क्या है? तो मैं कहूंगा मित्र सुनो, ये क्या है? y अक्ष। y अक्ष आई मीन y का मान तब होता है जब हम ऊपर या नीचे चलते हैं। जब दाहिना बायां की बात होती है तो x का बात होता है। तो ये तो दाहिना बायां है ना, अरे y अक्ष से दूरी ना है, तो y अक्ष से दूरी क्या? भुज कहलाता है। इसका मतलब ये जो दूरी है वो हमारा x दूरी है, यानी यहां का जो x है यही तुम्हारा हाइट बनेगा, यही तुम्हारा हाइट बनेगा। आपको पता है अगर यही इस पर लंब होता तो ऊपर नीचे के लिए क्या चाहिए? तो y यहां का हाइट बनता। ठीक है, अब आप आराम से काम कर सकते हो। देखो मैं कैसे एक्स वाई निकालता हूं। तो एक्स वाई दोनों काहे निकालेंगे जी? जब हमको चाहिए एक्स तो एक्स ही काहे नहीं निकाल ले? तो इस पॉइंट का सिर्फ एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स निकालना हो, सुनिए, आज नैसन समीकरण है कि उठा करके डाल दिए सीधे मान। हाँ, ऐसे नहीं हो होता तब तो सॉल्व करना पड़ता है। आज कलाकारी है, हमको एक्स चाहिए तो ले यहां से वाई का मान उठा, ये 3x और प्लस 4 वाई के जगह x डाल दे बराबर 84। सात सात चुप रहो, और बोला देता है। हाँ, 7x बराबर 84 तो x बराबर 12। अब चुपचाप x बराबर 12 यहां दे दीजिए, यही आपका हाइट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का x निकला है 12। ठीक है भाई, तो लो 1/2 इस त्रिभुज का आधार कितना? 21। त्रिभुज की ऊंचाई कितना? 12। 21 छके 126। लिखिए, एग्जाम्पलर का बुक नहीं, अब एग्जाम्पलर का बुक अर्जुन बैच में ही चलेगा। उसके बुक से चुने हुए क्वेश्चन को हम अर्जुन बैच में ही करा देंगे। हमको गाली नहीं सुनना है। मुझे कल पहले से तो मैं जानता ही था कि एस्पायरेंट किसी का नहीं होता है, कल मैंने देख भी लिया कि एस्पायरेंट किसी का नहीं होता है। एक मास्टर किसी के लिए कलेजा काट के भी दे देगा तो वो भी उसका नहीं हो सकता है। जिसको ठेठ भाषा में अगर कहा जाए तो आप सभी लोग शिक्षक पायदान पर हैं, आप विद्यार्थी नहीं हैं। ठेठ भाषा में उसको कहा जाए, जो मैं नहीं कहता हूं लेकिन मैंने कईयों के मुंह से सुना है और कल मुझे लगा कि नहीं ये सत्य बोला जाता है कि विद्यार्थी किसी के बाप का भी नहीं है। हाँ, इट्स अ रियलिटी। अरे बैच लाया तो नहीं ना, सिर्फ कहिए न दिया था और उसमें ऐसा ऐसा भाषण लिख दिया। बताइए हम कहाँ गलत हैं? लेकिन कोई बात नहीं, ये स्वभाव आपका है। मेरा स्वभाव सदैव देने का है और मैं देता ही रहूंगा, चाहे दुनिया जहन्नुम में चला जाए।
से कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, इसके बाद 40 क्वेश्चन कराएंगे हर एग्जाम, हर क्वेश्चन। क्या आप रेगुलर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं? आप आते आए होते तो आपको पता होता। आप बैक जाइए, लास्ट क्लास देखिए ना पहले। आप लास्ट क्लास में आए हैं? आपको अभी पलटिए। क्या हम आपको गुजार के नहीं दिखाए हैं? हैं? क्या? हाँ हाँ। आपकी जैसी इच्छा है आप कर लीजिए। जो बता रहे हैं यही परफेक्ट है। क्यों एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं? एक तो वक्त थोड़ा सा बाकी है। इक्वेशन दिया रहेगा तब ना जान प्राण देंगे, अभी काहे प्राण देंगे? अभी एक इक्वेशन दिया हुआ है, आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, कर जी करिए वैसे। हटा दें? चलिए आइए देखिए। तीन रेखा इतना इतना और एक्स अक्ष से बनने वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखिए, एक आपका ये दिया हुआ है, ये आपका ये दिया हुआ है, एक आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। हाँ देखो भाई, आप, ये है 40, ये है 40 और ये है 40, बराबर में वन बना दीजिए सिर्फ, ठीक है। और बराबर में वन बनाइएगा तो x/4, y/3 और बराबर 1, x/8 प्लस y बटे, मेरे मित्र ये 5 और बराबर कितने हैं? 1। ये हो गया 2। एक बच्चा बहुत कंफ्यूज चल रहा है, एक्स अक्ष तो समझ ही रहे हैं। जो मित्र आप में से कंफ्यूजन में हो, ऑनलाइन वाला, आपका भी तर्क देना आवश्यक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप में से बहुत सारे भाई का मैं कमेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे भाई ये कह रहे हैं कि सर हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन लेके चलिए, बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। छठ पूजा 19 तारीख को है, 18-19 को। आप 18-19 को जब हम मिलेंगे आपसे, तब आप हमको बताइएगा कितना टॉपिक बचा हुआ है। अभी आप पेशेंस रखिए, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बस इतना बता देता हूँ, 31 तारीख को फॉर्म भरना बंद हुआ था और 4 तारीख को स्टेट का एग्ज़ाम था। हमारे पास समय केवल 4 दिन का था और मैंने 4 दिन में आपको 24 घंटा पढ़ाया था। आज भी वो वीडियो अवेलेबल है। मैंने वहाँ जब 40 क्वेश्चन में टॉपिक ख़त्म नहीं किया, तो मैं आज 40 टॉपिक लेके क्यों ख़त्म करूँगा? मेरे पास समय है, मैं आपको बता सकता हूँ। बीपीएससी का पेपर है, सावधान रहिए। और आपसे ज़्यादा चिंतित हम हैं, क्योंकि सिलेबस मुझे ख़त्म करना है, वो भी अच्छे से। वैसा पढ़ाई करके क्या करोगे? सिलेबस ख़त्म कर देंगे, आप पूछेगा खाक नहीं एग्ज़ाम में, तब तब तो तू हमारा माई बहन करेगा उसके बाद। हम क्या चाहेंगे कि एग्ज़ाम के बाद हमारा माई बहन करो तू? अरे हम आज पहला मास्टर थोड़ी हैं, इससे पहले कई लोग सुन चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने मजाक में सिलेबस लिया था, और हम मजाक में नहीं लेंगे। तुम अभी गरिया सकता है, लेकिन मैं तुझे पेपर के बाद गरियाने का अवसर नहीं दूंगा। इसलिए मैं अपने ही तरीके से चलूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। हाँ भाई, एक्स को कहाँ? 8 पर, एक्स को 8 पर,
ठीक है, और y को कहाँ, 5 पर, तो y को मेरे दोस्त 5 पर, ठीक। ये इस तरीके से मित्र मेरे पास करेगा। दूसरा, x को कहाँ, 4 पर लीजिए, x को 4 पर, y को कहाँ, 3 पर, y को 3 पर, ठीक है। यानी ये पास करेगा कुछ इस तरह से, y को 3। और अब देखिए, आपने 2 रेखा गुजार दिया अब तक, एक रेखा आपने ये गुजार दिया, एक ये गुजार दिया, मतलब आपने दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर डाल दिया है। अब ग्राफ पर डालने के लिए सिर्फ बच क्या गया, और आप स्वयं जानते हैं कि एक्स अक्ष यही है ना। एक है एक्स अक्ष, एक ये रेखा, एक ये रेखा। मैंने तीनों रेखा खींच दिया लेकिन त्रिभुज बनी ही नहीं। बना त्रिभुज, त्रिभुज बन गया है, आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है। थोड़ा आगे बढ़ाइए ना, देखिए बन गया ना, यह है त्रिभुज, और आज इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। और अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, नहीं मेरे दोस्त, त्रिभुज का एरिया एक ही होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और देखिए आज जो आपका बेस होगा ये पूरा 8 है, जिसमें ये 4, तो ये कितना, यही 4 आपका बेस होना है। ये त्रिभुज का बेस है आपका, ये है बेस, यहां से यहां 8, जिसमें ये 4 तो हो गया 4, ये त्रिभुज का आधार हो गया 4, 1/2 और गुणे 4। लेकिन अब रुकिए, यहां पर कुछ बात आपको बताना होगा। हाँ मेरे दोस्त, एक पॉइंट और एक लाइन है, याद बस इतना रखना, एक पॉइंट से एक लाइन पर एक और केवल एक ही लंब डाला जा सकता है, दूसरा नहीं डाल सकते। अगर दूसरा लंब नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब तो यह हो गया कि अगर मैं किसी रेखा पर मान लो एक शीर्ष ले लेता हूं, एक आधार ले लेता हूं, और इस पर मैं जितना चाहूं त्रिभुज बना लूं, जितना चाहूं त्रिभुज बना लूं, जितना चाहूं त्रिभुज बना लूं। आपको पता है इस सब त्रिभुज के आधार अपने अपने हो सकते हैं, इस सब त्रिभुज का आधार अपना अपना हो सकता है, लेकिन इसके हाइट क्या होंगे, इसके हाइट सेम होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से एक रेखा पर एक और केवल एक ही लंब डाला जा सकता है। यानी अगर हाइट h है, इस पॉइंट से इस रेखा की लंबिक दूरी h है, यही h इसका भी हाइट होगा, यही h इसका भी हाइट होगा, यही इसका भी हाइट होगा, यही इसका भी हाइट होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। अब मैं बताया क्यों था ये, उसके पीछे कारण ये है, कारण ये है कि आप लोग कसम खाए रहते हैं कि त्रिभुज का आधार त्रिभुज के भीतर दिखना चाहिए। जरूरी है क्या है? ये देखिए एक शीर्ष है ना, और ये आधार है ना, तो एक शीर्ष से एक आधार पर एक और केवल एक ही लंब डाला जा सकता है, एक ही लंब पड़ेगा। यानी आज यही जो आपकी हाइट होगी, ये हाइट, ये जो आपकी हाइट होगी h का मान, वही आपकी ऊंचाई होगी। अब सबसे बड़ा शर्त है कि ये h आएगा कहां से? अरे आएगा कहां से? अभी तुरंत हम लोगों ने एक शीर्ष निकाल कर हाइट को डिफाइन किया था, तो आज भी मित्र हम इस पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे x, y। और तू जानता है कि ऊपर नीचे मतलब y का मामला है, ऊपर नीचे तो y ना होता है। अरे x अक्ष से दूरी क्या होता है? कोटि y, और y का मान क्या है? y ही, मतलब इस पॉइंट का जो y है वही तुम्हारा क्या बनेगा? हाइट बनेगा। लो यहां पर 1/2 ये बेस और हाइट है। अब उस y का मान चाहिए, इस y का अगर मान चाहिए तो क्या ये y और ये जो xy एक पॉइंट है, क्या ये दोनों रेखा का कटान बिंदु नहीं है? और तू दो रेखा का कटान बिंदु निकालना भली भांति जानता है, नहीं जानता है? अच्छा क्या समझते हो, मजाक चल रहा है? हैं? ऐसे ही नौकरी हो जाएगा? 1 महीना एकदम अग्नि परीक्षा देना होगा। एक महीना की अग्नि परीक्षा, जीवन भर 50,000 बकोटते रहेगा। हाँ देखो भाई, दोनों को अगर सॉल्व करना है, मुझे मान चाहिए किसका? y का। अरे यही दोनों रेखा का कटान बिंदु है, ये दोनों रेखा कौन है? एक ये है और एक ये है। दोनों को सॉल्व करो। आपको चाहिए y का मान, x को उड़ा दो यहां से। x उड़ाओगे कब? जब दोनों का वजन सेम करोगे।
वजन सेम करो, 5 से गुना, और यहाँ 5 से तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 3 से तो यहाँ भी, यहाँ भी 3 से, हम फॉर्म में रहेगा। हाँ, आप मेरे दोस्त काटते हैं। 15x क्या हुआ, गया, एगो प्लस में एगो माइनस में गया। बोलो 20 में 24 जाएगा, माइनस का 4y, यहाँ 60 में 120 जाएगा, माइनस का 60। तो बोलो y का मान कितना, 15 चौको 60, यानी y का मान हो जाएगा 15। तो ये तुम्हारा हो गया 15। लो बैठा दो यहाँ पर 15, जैसे यहाँ पर बैठाएगा 15, कहानी हो गया खत्म। तो दुनिया आंसर 30। लिखिए, कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न करने में घबराइएगा नहीं, जो मैं जवाब दे सकूंगा समय के अनुसार वो जरूर दूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपके 100% सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, उतने वक्त नहीं है ना दोस्त। 9th 10th में कॉमर्शियल मैथ भी आएगा। कॉमर्शियल मैथ में जैसे ही शुक्रवार को क्लास बंद होगा, तो कॉमर्शियल मैथ की क्लास आपकी सुबह में हम यहाँ पढ़ाते हैं ना, तो कॉमर्शियल मैथ की क्लास में किसी एक टाइम पर लेकर के एकदम 1 डे 1 टॉपिक खींचते हुए मैं पढ़ा दूंगा। हम सब पढ़ा देंगे, आप चिंतित मत होइए। अरे शुक्रवार को जो जनरल रेलवे एसएससी का बैच होता है, वो सबको छोड़ना न पड़ेगा जी, जाएगा नहीं घरे, साफ सुथरा नहीं करेगा हैं? नहीं, आप लोग का एक दिन दिवाली में होगा और 2 दिन छठ में होगा, बस बाकी क्लास चलता रहेगा। और मैं तो छठ में भी छुट्टी नहीं दूंगा, आप घर पे भले होंगे लेकिन मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा। छठ के दिन, क्योंकि पूरा दिन खाली रहेगा और मेरे लिए मैदान खाली रहेगा, और जब मैदान खाली रहेगा तो उसी दिन 3 टॉपिक उड़ा देंगे। है 4 गो आएगा, 5 गो नहीं आएगा, ऐसे सर में पढ़ लेना। अब दिख रहा होगा नीचे वाला भी। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, थैंक यू। लिखिए, देखिए सर, अभी जो आप काम किए हैं यह है ट्रेंगल, लेकिन इसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, और क्वाड्रिलेटरल भी करना है इसमें। पहले लिख लीजिए जल्दी से। अब कोई लोग लिख रहे हैं, कोई लोग लिख रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ। हो गया, ठीक है। ये देखो चतुर्भुज है, और चतुर्भुज सबसे आसान होता है, कहिए वो कैसे? इसमें भी आपको 2 रेखा इसी तरह से दिया रहता है, और एक कह देता है आपसे एक्स एक्सिस और एक कह देता है वाई एक्सिस। देखो, 2 लाइन मतलब 2 साइड, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, टोटल कितने हो गए? 4। 4 साइड से क्या बनेंगे? चतुर्भुज। आइए देखिए कैसे एरिया फाइंड करते हैं। जल्दी से एक इसको क्वाड्रांट एक्सिस पर बैठाने का व्यवस्था करो। ये आपका 120 से भाग दे दो, 120 से जैसे ही भाग दोगे, x बटा 15 y बटे 8 और बराबर कितने? 1। यहां पर किसे? 12 से, जैसे ही 12 से दोगे ये बनेगा x बटे 4 y बटे 3 और बराबर 1। देखिए इधर, x का पॉजिटिव
x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। देखो यहाँ पे मेरे दोस्त कैसे कैसे जल्दी से आलेख पे दर्शाओ। ये x को 15 पर, y को 8 पर, तो यहां देखोगे x को 15 पर और y को कहां 8 पर। धन्यवाद। यानी ये जो आपकी लाइन है वो इस प्रकार से गुजरेगी। उसके बाद देखो ये x को 4 पर, y को 3 पर, x को काटेगा 4 पर और y को काटेगा 3 पर, यानी एक लाइन तुम्हारा ऐसे गुजरेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना। ए भाई इधर देखो ना, एक लाइन ये आपका क्या है x एक्सिस, ये आपका क्या है y एक्सिस। आपको क्या बोला, दोनों रेखा और x अक्ष एवं y अक्ष के बीच जो एरिया घिरेगा इसी चतुर्भुज का एरिया चाहिए। तो आज अगर इस चतुर्भुज का एरिया चाहिए होगा, नहीं मेरे दोस्त, ये हमारा A है, यह हमारा O है, यह हमारा B है, इसको कह देंगे P, इसको कह देंगे Q। यहाँ दो त्रिभुज है, ऐसा करते AOB के एरिया में से POQ हटा देते हैं, बड़े त्रिभुज का एरिया निकाल कर अब बउआ को हटा देते हैं तो मिल ही जाएगा ना। तो ठीक है, त्रिभुज AOB में से POQ को हटा दो, कौची मिलेगा, हाँ चतुर्भुज मिलेगा। चलिए ठीक है, काम कीजिए। 1/2 बड़े समकोण का आधार कितना है 15, इसकी हाइट कितनी है -1/2, छोटे का आधार कितना है 4, इसका लंब कितना है 3, ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये कितने 6, आंसर 54। क्या उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा? हैं, क्या करें, क्या क्वेश्चन नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन नंबर सेम है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अलग अलग है ना। शरीर ऐंठ गया ना भाई, अब छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे ऐसे तो हो जाता संडे को ही खत्म, लेकिन संडे टेस्ट था ना। सुन लीजिए एक बात और, मेरी बात सुनिए। आप में से जिनको पसंद होगा ठीक है, जिनको पसंद नहीं होगा कोई बात नहीं। आज की रात एक क्लास में लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं वहाँ क्लास ले रहा हूँ। आप में से जिनको पसंद आएगा पढ़िएगा, जिनको पसंद नहीं होगा नहीं पढ़िएगा। द्विघात समीकरण की आज क्लास होगी, ठीक है, और 9:15 से रात के 1 बजे तक। हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास होगी। ओके, कॉमन क्लास होगी वो। उसके बाद स्पेशली जो 9-10 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व फिर दूसरे वीडियो में किया जाएगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि एक ही में हो जाए, क्वेश्चन टाइप वगैरह आज हो जाएगा सब कुछ रेडी होके। मतलब ऐसा है ना, आपको ये ऑब्जेक्शन मत करिएगा कि तुम वहां काहे पढ़ा रहा है, आपको हम पढ़ने बोले हैं, आप मत पढ़िए। होता नहीं है, बच्चे कह देते हैं कि हमको ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन में चाहिए, तो हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे। अब वहां हमको इच्छा है आज पढ़ाने की तो पढ़ा देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तैयार रहिए, तैयार। इसलिए सवेरे खाना पीना बना के खा लीजिएगा, ठीक है।